स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने मुद्दे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ को बताएंगे दोस्तों। प्रियंका गांधी के कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सामने आने के बाद एक बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी में फिर से वापसी की है। दोस्तों बताएंगे कैसे संसद भवन के अंदर बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। एक ऐसे नेता ने जिससे बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे थे उम्मीद और कांग्रेस के हैं कट्टर नेता। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इनकी वापसी से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से खुश है दोस्तों। और मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक मैसेज दिया गया है। दोस्तों बताएंगे मायावती ने ऐसा क्या कहा है बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों से, जिसकी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में एसआईआर की लिस्ट जारी की गई है। दोस्तों बताएंगे कितने लोगों के नाम काटे गए हैं, एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी के कांग्रेस पार्टी की राजनीति में एक्टिव होते ही पार्टी को सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी, और अगर आप भी मांग करते हैं कि अब समय आ चुका है प्रियंका गांधी को राजनीति में आगे करने का और प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को एक सही दिशा में लेकर जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक कानून लेकर आया गया। दोस्तों इस कानून में वीबी ग्राम जी नाम का ये कानून लेकर आया गया, यानी मनरेगा कानून का नाम बदलकर वीबी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया। दोस्तों यानी नाम भी ऐसा बदला गया है जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। जानबूझकर यहाँ पर राम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वीबी जी ग्राम जी, अजीब सा नाम रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी बात को लेकर प्रियंका गांधी की ओर से जोरदार बीजेपी पर निशाना साधा गया। यानी एक तो कांग्रेस पार्टी की योजना मनरेगा को चुराया गया। दोस्तों मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की बात है, भाजपा सरकार 125 दिनों के रोजगार को लेकर ये कानून लेकर आई है दोस्तों। और पहले केंद्र सरकार 90% पैसा दिया करती थी, लेकिन अब इसको घटाकर 60% कर दिया गया है। यानी राज्य सरकारों के ऊपर अतिरिक्त बर्डन डाला गया है दोस्तों, अतिरिक्त उनके ऊपर बोझ डाला गया है। पैसा खर्च करवाया जाएगा मनरेगा के लिए राज्य सरकारों से। और कई और मामलों को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जमकर खड़ी खोटी सुनाई दोस्तों। उन्होंने तर्क दिया कि मनरेगा ने 20 वर्षों से करोड़ों लोगों को रोजगार दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन नया नियम लाकर ग्राम सभाओं की ताकत को कम किया जा रहा है। सरकार के केंद्र सरकार के अनुदान को कम किया जा रहा है, जो एकदम गलत है। ऐसे में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर प्रियंका गांधी की ओर से जोरदार विरोध किया गया दोस्तों। और बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनकी बहस भी हो गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक चढ़ गई है ये हमें समझ में नहीं आती है। बिना चर्चा के बिना सलाह के आप विधेयक को पास करने के लिए लेकर आ जाते हैं। ये पास ऐसा ना करे, इसे वापस ले नया विधेयक पेश करें। प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं है, मेरे परिवार जैसे हैं। पूरे देश की यही भावना है। कम से कम स्थायी समिति के पास इस बिल को भेजा जाए। कोई विधेयक किसी निजी महत्वाकांक्षा सनक और पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं पेश होना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी हमेशा से मनरेगा के खिलाफ बोलते आए हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अपना गुस्सा निकालने के लिए मनरेगा का नाम बदलकर अजीब सा नाम रख रहे हैं, जो बोला भी नहीं जा पा रहा दोस्तों। ऐसे में प्रियंका गांधी ने जमकर रिमांड पर लिया दोस्तों। जैसे प्रियंका गांधी सभा के अंदर बोल रही थी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही थी दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने ऐसे वापसी की दोस्तों जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। और बीजेपी वालों को लग रहा था कि वो नेता भाजपा के साथ चले जाएंगे, लेकिन अचानक से प्रियंका गांधी का नेतृत्व देखते हुए उनके अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिली और कट्टर कांग्रेसी की तरह उन्होंने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि पिछले कई दिनों से यह देखा जा रहा है, बल्कि लगभग 1.5 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से कटते हुए चल रहे हैं दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उस फैसले में उनकी कोई भूमिका नहीं होती और पार्टी के कई सारे मुद्दों पर जो राय है उससे इतर राय रखते हैं शशि थरूर। क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है दोस्तों, तो पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कई तरीके के पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जताई, काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा किया। ऐसे में इस बीच में तो केरला के तिरुवनंतपुरम के अंदर विधानसभा के चुनाव से पहले लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिला और शशि थरूर के इलाके में कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, तो शशि थरूर के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े किए गए दोस्तों। यहां तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसदों की अचानक एक बैठक बुलाई थी दोस्तों, जिसमें शशि थरूर मौजूद नहीं थे। तो चर्चा चल रही थी कि वो बीजेपी के करीबी हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में अब उनके अच्छे संबंध हो गए, अब वो बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही सदन के अंदर प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला दोस्तों, अचानक से अब शशि थरूर वापस से कट्टर कांग्रेसी की तरह व्यवहार करते नजर आए। लोकसभा में मनरेगा के नाम पर बहस चल रही थी और प्रियंका गांधी के बाद खड़े होते हैं भाषण देने के लिए शशि थरूर दोस्तों। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मनरेगा स्कीम का नाम विकसित भारत जी राम जी योजना रखा गया है, इस पर वो निशाना साधते हुए कहते हैं कि कम से कम भगवान राम के नाम का अपमान तो मत करो। शशि थरूर ने कहा कि मैं जी राम जी विधेयक का विरोध करता हूं। मेरी पहली शिकायत यह है कि इसका नाम बदला जा रहा है, जो पहले महात्मा गांधी के नाम के ऊपर था। महात्मा गांधी का राम राज्य का विजन राजनीतिक आयोजन नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधार था। वो चाहते थे कि हर गांव को सशक्त बनाया जाए, राम राज्य जैसी स्थिति बने, उनके
नाम को हटाना गलत है और नैतिकता के खिलाफ है। मेरे बचपन में हम लोग गाते थे कि देखो ओ दीवाने ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस के सांसद ने कहा कि इसके अलावा 40% बजट सीधे राज्य सरकार के हिस्से में डालना भी गलत है। यानी पहले राज्य सरकार 10% बजट दिया करती थी, अब उनको 40% बजट देना पड़ेगा। यानी राज्य का खर्चा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बीजेपी की केंद्र सरकार कन्नी काट रही है, रोजगार देने से बच रही है। तो शशि थरूर ने प्रियंका गांधी की बातों को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। दोस्तों इससे साफ तौर पर पता चलता है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व को लेकर शशि थरूर सहज महसूस करते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होगा और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। अगर आप भी मानते हैं कि शशि थरूर जैसे नेताओं को कांग्रेस के साथ में रहना चाहिए और कांग्रेस को भी शशि थरूर जैसे नेताओं को नहीं छोड़ना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अचानक से खबर सामने आती है। दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों से एक मैसेज के थ्रू बात करती है बहुजन समाज पार्टी के नेत्री मायावती। दरअसल होता यह है कि बहुजन समाज पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कई सारी बातें सामने आती है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन कुमारी मायावती जी की ओर से एक पोस्ट करते हुए कहा जाता है कि मैं मुस्लिम समाज को साफ साफ बता देना चाहती हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले सकती हूं, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। यानी मायावती और बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये चर्चाएं फैलाई गई है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी की सहायता करती है और मिलकर चुनाव भी लड़ सकती है। तो उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को यह मैसेज भेजा है कि मैं साफ साफ बताना चाहती हूँ कि मैं राजनीति से संन्यास ले सकती हूँ, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगी। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती के द्वारा दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर लोगों के बीच में जो चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करती है दोस्तों, और आरोप लगाए जाते हैं कि जब जब बीजेपी फंसती है तब तब टीएसपी बचाने के लिए आ जाती है, तो इसी बात पर अब सफाइयां पेश करने की कोशिश की जा रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें प्रियंका गांधी ने भावनात्मक तौर पर एक बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के सांसद के तंज पर प्रियंका गांधी ने भावनात्मक बयान देते हुए कहा कि गांधी जी मेरे परिवार के नहीं है, लेकिन मेरे परिवार जैसे हैं और यही रिश्ता पूरा देश महसूस करता है। बीजेपी के लोग बार बार बोल रहे थे कि आपके खानदान या आपके परिवार से तो महात्मा गांधी नहीं जुड़े, तो प्रियंका गांधी की इस बात से मैसेज दूर तक गया है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर ईडी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे दोस्तों, कोर्ट ने केस को लेने से मना कर दिया। यानी कोर्ट ने किसी भी तरीके का केस हेराल्ड वाले मामले को लेकर नहीं चलेगा, ऐसी जानकारी दी। दोस्तों इस पर सुप्रिया सीनेट ने कहा कि मोदी सरकार की ईडी ने 2014 से अब तक 6312 मामले दर्ज किए, जिसमें से 120 लोग मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए गए। यानी सोचिए कि 6312 मामले दर्ज करने के बाद मात्र 120 लोगों पर आरोप सिद्ध हो पाए। पिछले 10 वर्षों में 193 एमपी एमएलए नेताओं पर केस किया गया, जिनमें से सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप साबित हुए। 2014 से ईडी ने 95% जो केस किया वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर किया। ईडी की असलियत यही है, यानी भाजपा सरकार के अंतर्गत जो ईडी जो जांच एजेंसियां हैं केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल के अंदर एसआईआर के ड्राफ्ट को लेकर नई जानकारी मिली है। दोस्तों 58,20,000 वोटरों का नाम कटा है। राजस्थान और गोवा और लक्षद्वीप के अंदर भी, पुडुचेरी के अंदर भी लिस्ट जारी कर दी गई है। जो जानकारी है उसके अनुसार चुनाव आयोग ने मंगलवार को यानी बीते दिन पश्चिम बंगाल के विशेष गहन पुनरीक्षण के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया और राज्य में 58,20,898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए। इनमें 24,16,852 नाम मृत घोषित किए गए और 19,88,076 वोटर ऐसे थे जो स्थायी रूप से दूसरे जगह चले गए। इसके अलावा 12,20,038 वोटर लापता और 1,38,328 डुप्लीकेट या फर्जी पाए गए। तो कुल मिलाकर दोस्तों अच्छे खासे लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। तकरीबन 58 लाख लोगों के नाम काटे गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। राजस्थान के अंदर भी इसी तरीके के आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। दोस्तों अब देखना ये होगा कि कोलकाता पोर्ट से केवल 74,000 लोगों के नाम जो हटाए गए। ऐसे ही भवानीपुर से चुनाव लड़ती है ममता बनर्जी, उनके क्षेत्र से तकरीबन 40,000 लोगों के नाम काटे गए। तो सवाल काफी ज्यादा गहराते हैं दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नीतीश कुमार के द्वारा पूरे मुस्लिम समाज के लोगों का अपमान किया गया। दोस्तों नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटते वक्त हिजाब पहनकर आई एक लड़की का हिजाब खींचने की कोशिश की। दोस्तों फेस यानी चेहरा से हिजाब हटाने का प्रयास किया। नीतीश कुमार ने जो यह हरकत की है बिना पूछे, ये साफ तौर पर एक महिला के प्रतिष्ठा का अपमान और धार्मिक पहचानों का अपमान है। दोस्तों यानी इस्लाम में हिजाब अबाया एक धार्मिक पहचान के तौर पर जाना जाता है और नीतीश कुमार ने अपमान किया। दोस्तों इसके बाद नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार तरीके का माहौल बना हुआ है। नीतीश कुमार के खिलाफ FIR कराने को लेकर भी चर्चाएं लगातार चल रही है। जो भी एक्शन
नीतीश कुमार के ऊपर लिया जाएगा। दोस्तों आप तक अपडेट पहुंचाएंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने 2 कदम आगे निकलकर मुस्लिम महिलाओं को लेकर और बड़ा विवादित और अपमानित बयान दिया है। दोस्तों बीजेपी के नेता और योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने एक मीडिया से बात करते हुए, भारत समाचार से बात करते हुए सारी लिमिट पार कर दी। दोस्तों बीजेपी का मंत्री यानी भाजपा के सहयोगी संजय निषाद कहते हैं कि अरे वो तो आदमी ही है ना, यानी नीतीश कुमार को लेकर बोलते हैं कि वो तो आदमी ही है ना, नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का ये मंत्री संजय निषाद दोस्तों खिलखिलाते हुए हंस रहा है, यानी एक कुटिल मुस्कुराहट इसके मुंह पर देखने को मिल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद की अब जमकर आलोचना हो रही है। दोस्तों सोचिए, एक महिला को लेकर, एक मुस्लिम समाज की बेटी को लेकर इस तरीके का बयान, दोयम दर्जे का बयान और विक्षिप्त मानसिकता का खुला प्रदर्शन किया गया है और इसके ऊपर किसी भी गोदी मीडिया के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार से और आगे बढ़कर बीजेपी के योगी सरकार के मंत्री ने सारी लिमिट, सारी मर्यादाएं तोड़ दी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस नेता को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और इसके खिलाफ एक महिला के ऊपर की गई विवादित टिप्पणी के कानूनी धारा का इस्तेमाल करके कार्रवाई होनी चाहिए, दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें नेशनल हेराल्ड वाले केस में विशेष अदालत ने गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। दोस्तों विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने की कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में अन्य आरोपियों को फौरी राहत दी है और कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही गांधी परिवार के खिलाफ इस मामले में ट्रायल अब थम गया है। जो जानकारी है दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जाती है और बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में शामिल है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब अब कोर्ट ने किसी भी तरीके से कार्रवाई करने से मना कर दिया और यहां तक कि स्वीकार करने से मना कर दिया, तो उसके बाद अब बुरी तरीके से बैकफुट पर है भाजपा वाले और अब ईडी को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अडानी ग्रुप को जमीन देने के लिए गुजरात सरकार ने कानून तोड़ा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव में एक बड़ा दावा सामने आया है। गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्ष के रोपण के लिए आरक्षित वन भूमि के कई टुकड़े को खोलने का अनुरोध किया है। सरकार ने कहा कि अडानी समूह ने अपनी परियोजनाओं के लिए इन वन भूखंडों में से 4 की मांग की है। इसके बाद गुजरात सरकार ने संशोधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और केंद्र सरकार को एक नए निवेदन में सूचित किया गया कि इन और अन्य भूखंडों पर कोई भी वन रोपण नहीं करना चाहता, इसलिए इस सभी को उस कार्यक्रम से हटा देना चाहिए। यानी केंद्र सरकार का जो कार्यक्रम है जिसे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम बोला जाता है और एक जमीन तय की जाती है जहां पर वन लगाना होता है। यानी दोस्तों कहीं पर अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा होता है तो फिर वहां के जो पुराने पेड़ होते हैं उसे काटना पड़ता है। मजबूरी में जो पेड़ काटे जाते हैं उनकी जगह कॉम्पनसेशन करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए एक जगह, खाली जगह बनाई जाती है जहां पर पेड़ उगाए जाते हैं। लेकिन जो खाली जगह बनाई गई थी गुजरात में पेड़ लगाने के लिए, उसे भी अलग अलग टुकड़ों में बांटने की मांग करते हुए बीजेपी की गुजरात की सरकार ने अडानी को कई टुकड़े उपलब्ध करवा दिए। केंद्र सरकार ने अनुरोध को मान लिया और मौजूदा नियमों को दरकिनार करते हुए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से जमीन के 13 टुकड़े, जिसमें से लगभग 63.44 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली 4 भूखंडों को जो मूल रूप से अडानी समूह के लिए अनुरोधित थी, कई अन्य भूखंडों के साथ हटा दिया। यानी अक्टूबर 2023 में मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था सरकार खराब हालत वाली जमीन पर पेड़ लगाएगी। अब कोई कंपनी जंगल काटने की इजाजत लेता है तो बदले में उसको बराबरी या उससे 2 गुनी जमीन पर पेड़ लगवाने होते हैं, ग्रीन क्रेडिट खरीदने होती है। लेकिन अडानी ग्रुप को राहत मिल गई है दोस्तों और इसके लिए बीजेपी की गुजरात सरकार ने पूरे प्रयास किए और केंद्र सरकार की ओर से मुहर लगाया गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर आखिरकार नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल से एक इस्तीफा सामने आया है। दोस्तों नीतीश के मंत्रिमंडल को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, नए कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए नवीन यानी नितिन नवीन ने छोड़ दिया है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसीलिए उनके पास 2 पोस्ट नहीं रह सकता। उन्हें बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा पोस्ट दिया गया है, तब वो बिहार सरकार में मंत्री नहीं रह सकते। इस तरीके की नीति पर पालन करते हुए उनको पोस्ट से हटाया गया है और मंत्री के पोस्ट से इस्तीफा ले लिया गया। दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ज्यादा खराब फैसला साबित होंगे और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को इससे फायदा मिलेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राज ठाकरे का साथ और मराठी अस्मिता की बात। बीएमसी के दुर्ग को बचाने के लिए उद्धव सेना ने अपनी पूरी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल बढ़ गई है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपना आखिरी सियासी किला बीएमसी को बचाने की कवायद में जुट गए हैं। इसके लिए मराठी अस्मिता पर दांव चलने को लेकर अपने भाई राज ठाकरे के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाने
की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए मराठी अस्मिता का दाव चला। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बीएमसी के चुनाव में मराठी अस्मिता को बचाए रखने एक सबसे बड़ा काम रहेगा। मराठी अस्मिता का ये चुनाव है जिसके लिए सभी मराठी मानुष को हमको साथ में लेकर आना है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय राउत सीधे एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के बंगले शिव तीर्थ पर जाकर मुलाकात करने पहुंच गए दोस्तों। और माना जा रहा है कि इस दौरान शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर भी मंथन किया गया है। इतना ही नहीं, राउत ने कांग्रेस पार्टी के साथ आने का भी ऑफर दिया है, यानी राज ठाकरे और कांग्रेस पार्टी को भी साथ में आने का ऑफर दिया है। ऐसे में एनसीपी एसपी शरद पवार की क्या भूमिका होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन जो आज की स्थिति है और जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को साथ में लेकर आया जाए, कुल मिलाकर आने वाले दिनों के अंदर गठबंधन को भारी फायदा मिलेगा। और अगर मराठी मानुष के साथ में कांग्रेस पार्टी के संगठन की ताकत भी जुड़ जाती है तो फिर बीजेपी को यहां पर हराया जा सकता है बीएमसी के चुनाव में। दो राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बीजेपी सरकार ने कई सख्त निर्देश आदेश जारी किए हैं। फैसला सुनाया गया है, ऐलान किया गया है दोस्तों, जिसका असर आम लोगों से लेकर वाहन चालकों और निर्माण क्षेत्रों तक पड़ेगा। दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इन कदमों का मकसद राजधानी की हवा को साफ करना और लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि 18 दिसंबर से पेट्रोल पंप पर उन वाहनों को ईंधन यानी पेट्रोल डीजल मिलेगा जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मौजूद रहेगा, यानी PUCC सर्टिफिकेट मौजूद रहेगा। इस नियम की निगरानी कैमरे के जरिए की जाएगी ताकि कोई उल्लंघन ना हो सके। नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित वाहन मालिकों और पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाले निजी वाहनों को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किया गया है। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS6 उत्सर्जन मानकों के नीचे के निजी वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये फैसला खास तौर पर उन वाहनों पर लागू होगा जो अधिक धुआं प्रदूषण बढ़ाते हैं। दिल्ली के सीमाओं पर तैनात एजेंसियों को इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करना पड़ेगा। निर्माण गतिविधियों में होने वाले धूल प्रदूषण पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है, जहां पर दिल्ली में ईंट, रेत, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्रियों के परिवहन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर रुपया डॉलर के मुकाबले में पहली बार 91 के लेवल को पार कर गया है दोस्तों। 10 कारोबारी दिनों में रुपया डॉलर के मुकाबले 90 से 91 तक पहुंच गया दोस्तों। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है, यानी लगातार रुपया भारत के प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहा है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो बोला करते थे कि भारत का जो रुपया होता है वो भारत की प्रतिष्ठा होती है, और जैसे जैसे रुपया गिर रहा है भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है। तो नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि उनके तथाकथित कुशल नेतृत्व में किस तरीके से रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, और रुपये से भारत की प्रतिष्ठा जोड़कर नरेंद्र मोदी बताया करते तो भारत की प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार गिरती जा रही है। तो नरेंद्र मोदी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे और बीजेपी वाले चुप्पी साधकर बैठे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना ये साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की आर्थिक नीति, खासकर जो विदेश को लेकर जो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई नीति है, वो पूरी तरीके से विफल है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के मंत्री खेल मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया है। अरूप विश्वास का इस्तीफा सामने आया है दोस्तों। ममता बनर्जी ने पहले माफी मांगी थी, उसके बाद अब अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की गई और मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि जितने भी फुटबॉल के समर्थक हैं, जितने भी मेसी के समर्थक हैं, उनका अपमान हुआ है और इसके लिए वो खुद माफी मांगती है। ममता बनर्जी ने खुद से माफी मांगी और उसके बाद अब अपने खेल मंत्री से भी इस्तीफा ले लिया। मंगलवार को इस्तीफा स्वीकार किया गया है। टीएमसी के सांसद कुणाल घोष ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दावा किया कि अरूप विश्वास ने सीएम बनर्जी को पत्र लिखकर उन्हें खेल मंत्री के दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस्तीफे की एक कॉपी भी अपने पोस्ट में शेयर की, हालांकि वो आधिकारिक लेटर हेड नहीं है। स्टेडियम की घटना को लेकर ममता बनर्जी काफी नाराज थी और बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे थे, तो आखिरकार मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर सवाल यह खड़ा होता है कि जब बीजेपी वालों के मंत्रियों पर सवाल खड़े होते तो वे लोग क्यों अपना इस्तीफा नहीं लेते नेताओं का। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर इंदौर के बीजेपी के विधायक के बेटे शादी में 70 लाख रुपए की आतिशबाजी करता है दोस्तों। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी शेयर किया गया। बीजेपी के विधायक राकेश शुक्ला उर्फ गोलू के बेटे की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही है दोस्तों। भाजपा के विधायक राकेश शुक्ला के बेटे की शादी की तस्वीर आई है। गोलू शुक्ला एमपी के सबसे अमीर विधायकों में से एक है दोस्तों, और अमीर विधायक के बेटे के शादी के सेलिब्रेशन में 70 लाख रुपए का सेलिब्रेशन किया गया है। ये अपने आप में अद्भुत है और अपने आप में चिंताजनक बातें हैं दोस्तों। एक विधायक के पास इतना पैसा कहां से आया। अगर
अगर विपक्ष के किसी विधायक ने इस तरीके का सेलिब्रेशन किया होता अगले दिन नोटिस आ जाता, लेकिन अब यहाँ कोई नोटिस नहीं आ रहा। बीजेपी के नेता आराम से अपने बेटे के शादी में 70 लाख रुपए के पटाखे फोड़ डाल रहे हैं सेलिब्रेशन करके। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बीजेपी का झूठ सबसे मजबूत वाला नारा फेल हुआ है। सुरेंद्र राजपूत की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है दोस्तों। सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बीजेपी ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि सोनिया गांधी और ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी PMML से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए कागजात निकलवा दिए। 51 डिब्बों में ये कागजात निकलवा दिए गए थे। दावा किया गया था कि नेहरू जी जो पत्र लिखा करते थे सारे पत्र हटा दिए गए क्योंकि उसमें विवादित चीजें लिखी हुई थी। हालांकि बाद में दोस्तों जब बीजेपी सरकार से यह सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने, तो सरकार की ओर से जवाब दिया गया दोस्तों। बीजेपी की सरकार ने कहा कि ये बातें मीडिया में झूठ फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी किसी भी तरीके के दस्तावेज मिसिंग नहीं है जवाहरलाल नेहरू को लेकर, सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। यानी दोस्तों गोदी मीडिया में अफवाह फैलाई गई थी कि 53 बक्सों में भर भर कर नेहरू जी के पत्रों को हटाया गया था, वहां से ले जाया गया, नेहरू संग्रहालय से हटाया गया ताकि नेहरू जी के बारे में लोग उल्टा ना सोचे, नेहरू जी के कारनामों के बारे में पता ना चल सके। यानी ये कहना था उनका दोस्तों, जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही नॉलेज इकट्ठा करते हैं और भ्रम फैलाते रहते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई बक्सा भरकर पत्र नहीं हटाया गया। नेहरू जी के बारे में जो भ्रम फैलाए गए वो सारी की सारी बातें केवल भ्रम ही है, ऐसा कुछ भी मिसिंग नहीं है। दो शब्द जरूर लिखकर बताया जब बीजेपी सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दे दी है दोस्तों। इसी के साथ में नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष बने तो अब कांग्रेस के नेता का जवाब आया है, बयान आया है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के नेता नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष बने हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि पहले नितिन गडकरी बने थे तब भी हम ही को फायदा मिला था और नितिन गडकरी खुद बीजेपी को एक्सपोज कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं और अब नितिन नवीन भी उसी तरीके के बीजेपी के अध्यक्ष साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के। जय हिंद, जय भारत।